सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेके पूरे भारत में और इवन पूरे विश्व में चर्चा चल रही है कि भारत की जीडीपी -23% नीचे गिर गई है। ये क्यों गिर गई है, देश पर इसका क्या परिणाम आएगा, देश की जनता को किस समस्या का सामना करना पड़ेगा, सभी बातों को लेकर देश के मीडिया में चर्चा जोरों पर है। मैं भी एक अर्थशास्त्र क्योंकि जेएनयू से पढ़ा हुआ हूं, अपना विषय भी अपनी भी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं, आप सभी लोगों के बीच में आने का प्रयास कर रहा हूं। मैं शुरुआत इस डायग्राम से करता हूं। एक आपको रेखा चित्र यहां दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर। इस रेखा चित्र को विस्तार से मैंने यहां नीचे भी दिया है, आप लोग इस रेखा चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस रेखा चित्र में देखने पर यह आपको मिलेगा, प्रतीत आपको होगा कि दुनिया में जो जीडीपी गिरी है वो भारत की जीडीपी -23.9% दुनिया में सर्वाधिक है। वास्तव में ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है साथियों, क्योंकि जो भारत की जीडीपी -23.9% जो गिरी है वो क्वार्टर टू क्वार्टर है, क्योंकि भारत अपने एक वित्त वर्ष को 4 भागों में विभाजित करता है। भारत अपने एक वित्त वर्ष को 4 छोटे छोटे 3-3 महीनों के क्वार्टरों में विभाजित किया गया है। भारत की जो जीडीपी -23.9% जो गिरी है वो पिछले साल 2019 में इसी क्वार्टर की तुलना में इस साल 2020 में हमारी जीडीपी 23.9% कम हुई है। लेकिन इसी डायग्राम को जब आप ध्यान से देखोगे तो अमेरिका की जीडीपी कितनी गिरी है, -9.1%। मैं आपको इसका ऊपर एक और इस न्यूज़पेपर ने जो ये डायग्राम बनाया है, बिजनेस टुडे ने, इसका ऊपर का मैं थोड़ा सा हेडिंग भी मैंने लिया है जिसके आप देख सकते हो। इसने क्लियर लिखा है कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं का जो परफॉर्मेंस है ये ईयर टू ईयर है, क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं है, 3 महीना की तुलना नहीं है, 1 साल की तुलना की है। अर्थात ये समझाने का प्रयास किया है कि इसने भारत का तो क्वार्टर टू क्वार्टर लिया, मतलब 3 महीने की तुलना करी है, लेकिन अमेरिका की साल और साल की तुलना करिए, ईयर टू ईयर की तुलना करी है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका का यदि वो क्वार्टर टू क्वार्टर तुलना करता तो अमेरिका की जीडीपी 33% से ज्यादा माइनस हुई है, ज्यादा गिरी, वो यहां डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। अब जिस मैगजीन में ये डायग्राम दिखाया गया है उसकी अपना कोई इंटेंशन है, अपनी कोई सोच है, अपनी कुछ अलग से विचार है, इसलिए ये दिखाया गया है। और ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारत की जो जीडीपी गिरी है वो सर्वाधिक गिरी है। लेकिन कुछ भी हो, गिरी है भारत की थोड़ी सी जीडीपी। क्या पूरी दुनिया की जीडीपी नहीं गिरी है इस समय कोरोना काल में? क्योंकि सभी लोग अपने घरों में थे, उद्योग बंद था, लोगों की चारों तरफ से मांग नहीं थी, तो सभी की जीडीपी गिरी है। यह भी बात, तथ्य ध्यान रखने की जरूरत है। जब इन जीडीपी गिरी है, इसके पीछे कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में जो लोगों की जो मांग है, जो देश की जो कुल मांग है, देश की कुल मांग वो होती है जो 140 करोड़ भारतीय द्वारा वस्तु और सेवाओं की जो मांग की जाती है, जो बाजार में खरीदी जाती है, वो संपूर्ण या समस्त मांग कहलाती है या एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। इस रेखा चित्र में आप थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस रेखा चित्र में यह समझाया गया है कि एक तरफ रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर देश की जीडीपी है, रियल जीडीपी है, और दूसरी तरफ प्राइस लेवल में देश की औसत कीमतें को दर्शाया गया है। रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी की परिभाषा में, सिंपल भाषा में आपको एक समझा देता हूं। रियल जीडीपी का मतलब है कि एक देश की सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये जीडीपी वास्तविक है, जीडीपी नामांकित नहीं है। वास्तविक जीडीपी का मतलब यह है कि जीडीपी को वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में डिफाइन किया गया है। मतलब एक कितने रुपए की वस्तु और सेवाओं का देश में उत्पादन हुआ, वो वास्तविक जीडीपी कहलाती है। जीडीपी रुपए में गणना की जाती है, लेकिन वास्तव में यह वस्तु और सेवाओं का ही रुपयों के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुत किया जाता है रुपयों के संदर्भ में। यह रियल जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी आभासी नहीं है।
ये नामांकित भी नहीं है। तो इस डायग्राम में रेखा चित्र में यह समझाया गया, आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यदि रियल जीडीपी कितनी होगी और प्राइस लेवल वाई एक्स पर समझाया गया, मतलब औसत कीमतें क्या हुई देश के अंदर, तो इनको इसका निर्धारण कैसे होता है, इसका निर्धारण आपको सामान्य सी एक लेमैन की भाषा में समझाया गया है कि देश के अंदर बाजार की शक्तियों के द्वारा सब कुछ तय हो रहा है। कैसे तय हो रहा है कि देश के अंदर समस्त पूर्ति को प्रस्तुत करने वाला वक्र एएस है। एएस का मतलब यह हुआ कि इस देश के अंदर उद्योगों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उनको प्रस्तुत करने वाला वक्र एएस वक्र है। उसी प्रकार एग्रीगेट डिमांड कर्व यह है कि समस्त 140 करोड़ भारतीयों के द्वारा कितनी वस्तु और सेवाओं की मांग की गई, उसको प्रस्तुत करने वाला वक्र एग्रीगेट डिमांड कर्व है। मैं सिंपल भाषा में आपको एक समझाने का प्रयास करूं तो कोरोना काल में शुरुआत में जब हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल की शुरुआत के दिनों में भारत में क्या था कि अचानक जब कोरोना भारत में आ गया तो अचानक सबसे पहले मांग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा, समस्त मांग देश की कम हो गई, इसलिए एग्रीगेट डिमांड नीचे आ गया। एग्रीगेट डिमांड कर्व मतलब देश के द्वारा मांगी गई वस्तु और सेवाओं की मांग एग्रीगेट डिमांड कर्व कहलाती है। एग्रीगेट डिमांड AD2 से AD1 हो गया। यदि AD2 से AD1 हो जाता है तो आप देखिए कीमतें कम हो रही है और जीडीपी भी कम हो रही है, दोनों ही कम हो रही है। इसको कहते हैं मंदी का काल है, डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन का दौर हो गया, अर्थव्यवस्था में मंदी छाने लग गई, अर्थव्यवस्था में रिसेशन आने लग गई। क्यों आने लगी? क्योंकि जो लोग के पास पैसा नहीं था वो वस्तु और सेवाओं की मांग नहीं कर पा रहे थे, वो वस्तु और सेवाओं को खरीद नहीं पा रहे थे, इसलिए वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो गई। मांग कम होने से क्या हुआ? देश की रियल जीडीपी कम होने लग गई। ये तो एक घटक है कि देश की रियल जीडीपी इन तथ्यों के कारण कम हुई है, लेकिन क्या यही कारण, क्या अभी भी देश के अंदर मांग की कमी है? क्या अभी भी देश के अंदर डिफ्लेशन का दौर है? अब भारतीय अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक स्टेज से गुजर रही है, जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। एक और मैं डायग्राम आपको यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो डायग्राम है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति के अंदर एक तरफ तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटती है और दूसरी तरफ क्या होता है, उनकी कीमतें भी बढ़ने लगती है। ये उल्टा है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि यदि डिफ्लेशन होता है तो अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि वस्तु और सेवाओं की मांग भी घटती है, उनका उत्पादन भी घटता है, मंदी आती है और वस्तु और सेवाओं की कीमतें भी गिरने लगती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में इसका थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? जो भयानक है, ज्यादा खतरनाक है देश के लिए, वो स्थिति क्या है कि एक तरफ उत्पादन कम हो रहा है, दूसरी तरफ वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही है, तो गरीबों पे ज्यादा भयंकर मार होने वाली होती है। तो निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कतें, समस्या है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी कम हुई है, जितने भी कम हुई है, लेकिन इसको ठीक करने की जरूरत है। यदि इसके ऊपर हम राजनीति छोड़ दें तो हो क्या सकता है, अब इसके परिणाम क्या भुगतने पड़ सकते हैं देश के अंदर, इसकी कुछ परिणामों को मैंने यहां आइडेंटिफाई किया है जो मुझे लग रहा है मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे भारतीय अर्थव्यवस्था पे ये प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहला प्रभाव मैंने बताएंगे उद्योगों पर संकट है, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से उद्योगों अपने साधन जो कोई काम नहीं आ रहे थे, साधनों का कोई प्रयोग नहीं हो रहा था, जैसे कि लेबर है। 4 महीनों से कंपनियों में, उद्योगों में, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में उन लेबर का कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उनकी कीमत उनको वेज देनी पड़ रही थी। तो अर्थात इसका मतलब यह हुआ साधनों की कीमतें जा रही थी, लेकिन साधनों का प्रयोग नहीं हो रहा था, उन साधनों से उत्पादन नहीं हो रहा था। इसीलिए उद्योगों की ज्यादा से ज्यादा लागत बढ़ गई, प्रॉफिट घटने लगा, संकट में आ गए। तो उद्योग संकट में है इस समय देश के अंदर। दूसरी बेरोजगारी में बढ़ती, क्योंकि यदि उद्योग संकट में होंगे तो उद्योग क्या करेंगे? छंट नहीं करेंगे, लोगों को हटाएंगे। तो इसीलिए बेरोजगारी की स्थिति है। यूएनडीपी ने भी कहा है कि भारत में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो संस्थागत क्षेत्र में लगे हुए वो बेरोजगार हो सकते हैं। जो पेरोल में है उनमें भी 1 करोड़ प्लस लोग भारत में बेरोजगार हो सकते हैं। पूरी दुनिया की संस्थाएं कह रही है, भारत खुद मान रहा है कि यहां बेरोजगारी की समस्या हो सकती है, गरीबी बढ़ेगी, निश्चित रूप से गरीबी बढ़ेगी, बीपीएल से नीचे निवास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीपीएल रेखा के जस्ट पास में थे या ऊपर थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो इसीलिए देश में बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि सरकार का टैक्स कर संग्रहण घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा। जैसा कि सरकार ने भी कई बार कहा है कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन 2.5
लाख करोड़ रुपए तुलनात्मक रूप से कम हो गया। और इन पिछले 4-5 महीनों में यदि मैं आपको बताऊं, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक, तो एवरेज कम से कम 40,000 करोड़ रुपए या 50,000 करोड़ रुपए सरकार का एवरेज औसत रूप से टैक्स कलेक्शन घटा है। तो इसीलिए जीएसटी कलेक्शन सरकार का तेज गति से घट रहा है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों सरकार के तेज गति से घट रहे हैं। इस साल मुझे लग रहा है कि भारत सरकार का करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि सरकार अपना खर्च घटाएगी, निश्चित रूप से घटाएगी। इसलिए गरीबों पर कई प्रकार की सामाजिक सेवाएं जो सरकार चला रही है उनको हो सकता है बंद करना पड़े या उनके पर खर्चा बढ़ेगा। मनरेगा पे हो सकता है सरकार खर्चा कम करे, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में भी पड़ सकता है। लेकिन इन सब का विचार करते हुए निश्चित रूप से यह है कि सरकार क्या करे। ऐसी स्थिति हो गई, जब कोरोना काल हो गया, स्थिति देश में ठीक नहीं है, इस स्थिति में आर्थिक रूप से सरकार क्या करे। तो मेरा यह सोचना है